जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आप सभी दोस्तों का आज के इस महत्वपूर्ण क्लास में। दोस्तों, आज के क्लास में हम बात करेंगे 100 लिखित और 250 मौखिक प्रश्नों के ऊपर, और आज के इन्हीं सभी प्रश्नों से आपके एग्जाम में प्रश्न फंसेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न आपके सामने है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल से विशाल स्नानागार यानी ग्रेट बाथ के साक्ष्य मिले हैं? तो दिए गए ऑप्शंस में अगर राइट आंसर की बात करूं तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, मोहनजोदड़ो से। ठीक है, और ये वर्तमान पाकिस्तान में है। और यहाँ पे देखिए लोथल की अगर बात करें, लोथल से सबसे प्रसिद्ध जो गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड का साक्ष्य मिला है, जिसको हम बंदरगाह भी कहते हैं। उसके बाद दोस्तों लोथल से ही दो मुहा राक्षस का मुहर का साक्ष्य मिला है, मम्मी का मॉडल का साक्ष्य मिला है। कालीबंगा से बात करें तो दोस्तों काले रंग की चूड़ियां और शल्य चिकित्सा के साक्ष्य और जुते हुए खेतों के साक्ष्य जो राजस्थान में मिला है। उसके बाद हड़प्पा की बात करें तो दोस्तों ये भी वर्तमान पाकिस्तान में है, और हड़प्पा में जो कांसे की इक्का गाड़ी थी वो मिली थी। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। हड़प्पा पहली स्थली थी जिसकी खुदाई हुई थी, इसने इसको हम प्रारूप स्थली के रूप में भी जानते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। किसने खोज करी थी? तो दोस्तों दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। चलिए देखिए, एक ही प्रश्न में हमने 6-7 प्रश्न देख लिए। अगला प्रश्न देखिए, 1857 के विद्रोह की बात करूं के दौरान लखनऊ का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों जल्दी से जल्दी कमेंट करके अपना आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, बेगम हजरत महल जी ने। ठीक है, याद रखेंगे कुंवर सिंह ने कहां से किया था? तो दोस्तों बिहार से। और उसके बाद अगर हम बात करें नाना साहब की, तो नाना साहब ने कहां से किया था? कानपुर से। तात्या टोपे कहां से किए थे? आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। कुंवर सिंह की जब कुंवर सिंह जब मारे गए तो दोस्तों अमर सिंह ने किया था बाद में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए बार बार आपको देखने को मिलेगा। अनुच्छेद 17 है, और यहाँ पे अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत से रिलेटेड बात करता है। अनुच्छेद 14 किस बारे में है? समानता के अधिकार के। और अनुच्छेद 15 दोस्तों जाति, धर्म, लिंग, वंश और जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव आपके साथ नहीं किया जा सकता, इस बात का संरक्षण करता है अनुच्छेद 15। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न क्या है। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने किस वर्ष की थी? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1917 में। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह भी 1917 में हुआ था, याद रखना है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो दोस्तों ये आयरलैंड से लिए गए हैं। अमेरिका से बिल ऑफ राइट्स यानी कि फंडामेंटल राइट लिए गए हैं, और ब्रिटेन से दोस्तों अपने वहां जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो लिया गया है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, सत्यमेव जयते शब्द उपनिषद में कहां से लिया गया है? तो बताइए किस उपनिषद से लिया गया है? तो राइट आंसर इसका है आपका ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद। ठीक है, और ये भारत का क्या है? आदर्श वाक्य है, ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न, किस मुगल शासक के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग, गोल्डन एज ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, शाहजहां। ठीक है, और एक महत्वपूर्ण बात, अगर चित्रकला के बारे में हो तो आप जहांगीर के साथ जा सकते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो अगली बार ये टेस्ट आपके फीड में नहीं दिखेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़िए। ठीक है, और आपकी तैयारी के लिए डेडिकेटली मैं आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए प्रत्येक दिन बहुत ही बढ़िया चीजें ला के देता हूं, चाहे वो फुल मॉक टेस्ट हो, चाहे आपके सिलेबस से रिलेटेड महत्वपूर्ण हिस्सा जो एक ही वीडियो में आपको मिल जाता है। तो जितने भी होमगार्ड की तैयारी करने वाले हैं वो अपने एग्जाम तक एटलीस्ट मुझे सब्सक्राइब करके रखें, उसके बाद आपकी इच्छा है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं अगले प्रश्न पे। और एक महत्वपूर्ण बात देखिए, पीडीएफ, इसका समराइज पीडीएफ उन्हीं को मिलेगा जो कमेंट में सच में मांगेंगे, हमें लगे कि हाँ आपको सच में जरूरत है। तो दोस्तों आप कमेंट में अपना स्कोर और नाम और पीडीएफ इतना लिखना होगा। ठीक है, जिनको चाहिए। अगला प्रश्न देखें क्या है। 1905 में बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में, ये तो साक्षात देखने को मिलेगा। तो दोस्तों लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, याद रखिएगा।
अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न आपसे बना है, भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकार वर्णित है? तो दोस्तों इसमें राइट आंसर है भाग 3। भाग 2 में नागरिकता यानी सिटीजनशिप अधिकार है। भाग 4 में आपको क्या देखने को मिलता है? डीपीएसपी। ठीक है, आपको पहले टेस्ट ये जैसे इसके पिछले जो टेस्ट हैं वहां से आपको इस क्लास में कम से कम 20% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि आपका जो महत्वपूर्ण हिस्सा है वो रिवीजन होता भी चले, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर टेस्ट मेरा फॉलो कर रहे हैं तो आने वाले समय में आपको हर एक क्वेश्चन का जवाब मुजबानी रटा होगा। ठीक है, और यही जाके आपके एग्जाम में आपको हेल्प करेगा। तो प्रत्येक दिन आप मुझे 30 मिनट 40 मिनट जरूर दे दीजिए। ठीक है, संसदीय शासन प्रणाली की बात करूं मैं, वास्तविक कार्य जो पालिका शक्ति है किसमें निहित है? तो दोस्तों इसमें अगर वास्तविक की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री में। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ कहने की बात होगी तो दोस्तों राष्ट्रपति में। ठीक है, और देखिए देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है, ये चीज याद रखिएगा आप। प्रसिद्ध खजुराहो मंदिर की बात करूं तो दोस्तों इसका निर्माण किस राजवंश के शासकों ने करवाया था? यह प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो दोस्तों ऑप्शन बी करेक्ट है, चंदेल। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखें, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 44 में क्या है? यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचार, जिसको क्या कहते हैं? भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहते हैं। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो दोस्तों अनुच्छेद 51 के अंतर्गत जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समझौते होते हैं, शांति बहाली होती है, इससे जुड़े मैटर आपको 51 में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और देखिए जितने आर्टिकल मैं बताऊं उतने बिल्कुल रट जाया कीजिए। ठीक है, असहयोग आंदोलन की बात करूं तो किस घटना के बाद स्थगित कर दिया गया था? तो दोस्तों जब इसमें चौरी चौरा कांड हो गया ना, उसके बाद से असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस खींच लिया था। ठीक है, उनको लगा कि हिंसा भड़क गया है, अब अंग्रेज बहुत पीटेंगे। त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो दोस्तों बताएं। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म का। और त्रिपिटक में 3 ग्रंथ सम्मिलित होते हैं, कौन कौन? सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला प्रश्न, नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं? तो दोस्तों नागरिकता से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में दिए गए हैं। ठीक है, अगर आप 1 से 4 में देखेंगे तो यूटी एंड इट्स टेरिटरी की बात होती है, और उसके बाद 12 से 35 में क्या है दोस्तों? ये फंडामेंटल राइट्स हैं। 36 से 51 क्या है? डीपीएसपी हैं। मैं आपको एक बात बताऊंगा, मैंने एक मैराथन रिकॉर्ड करी है महत्वपूर्ण अनुच्छेद की। अगर आप उन सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को रट जाते हैं ना, कोई सा भी एग्जाम दीजिए आपके 2 क्वेश्चन पक्का हो जाते हैं। आप जाके एक बारी यूपीएसआई स्टैटिक जीके वाले पोर्शन में देख लेंगे, मैराथन वो प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। देखिए क्या है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये अमरकंटक पहाड़ी पे। इसके पहले वाले में हमने आपको श्रेणी बताई थी, आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आप रेगुलर फॉलो करने वाले स्टूडेंट हैं तो। ओजोन परत वायुमंडल की किस मतलब वो अच्छा यहाँ क्वेश्चन अलग है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो दोस्तों ये समताप मंडल में पाई जाती है। इसकी जो थिकनेस है मेजर करने के लिए डॉप्सन यूनिट का प्रयोग करते हैं इसकी मेजरमेंट को दिखाने के लिए। और ओजोन के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन के संरक्षण के लिए दोस्तों एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी हुआ था। ठीक है, तो ये सभी पता है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट हो जाते हैं। भारत में सर्वाधिक वर्षा की बात करूं तो मासिनराम ग्राम में होता है। तो ये पहाड़ी किस पहाड़ी पर ये स्थित है? तो दोस्तों ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न देखें, और प्रदेश तो आपको मेघालय पता होगा, है ना। कॉप 28 की बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 28 जलवायु सम्मेलन का आयोजन कहां पर किया गया था? तो दोस्तों इसका आयोजन हुआ था आपके दुबई में। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा। भारत की मुख्य भूमि की जो तटरेखा की कुल लंबाई है वो लगभग कितनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, और ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो केवल तटरेखा की बात करेंगे तो ये 6100 किलोमीटर है। ठीक है, मुख्य भूमि का। लेकिन अगर हम पूरे आइलैंडों का मिला लेंगे, उनकी कोस्टल जो लेंथ है उनकी तटरेखा, तो 7516.5 हो जाएगी। ये भी चीज आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, बताइए, अनाईमुडी। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। दूसरी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेट्टा है जो नीलगिरी पर्वत पे देखने को मिलता है आपको। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, मानस राष्ट्रीय उद्यान की बात करूं तो भारत के किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है असम में। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है। पेरिस समझौता की बात करूं दोस्तों तो ये मुख्य रूप से किससे संबंधित है?
तो ये किससे संबंधित है? आपको मैंने बता रखा है जलवायु परिवर्तन से, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी किस फसल की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है? इसके पहले वाले टेस्ट में मैंने बताया था काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं, तो रेगुर मिट्टी के लिए, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है कपास की खेती के लिए, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 में आपसे पूछा गया है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, ये क्वेश्चन आपके आरओ के एग्जाम में बना था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश का, लेकिन सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किसका है? बिहार का है। अगला प्रश्न देखिए क्या है, जो पगमार्क है, ठीक है, तो पगमार्क तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ये भी आपको याद रखना है, ऐसे प्रश्न हाल ही में देखने को मिले हैं। वन्य जीवों की गणना के लिए दोस्तों, जैसे जंगलों में अब शेर जाके नहीं ना आप ऐसे गिन सकते कितने बच्चे हुए कितने नहीं, तो उनके पदमार्क गिने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, नर्मदा और ताप्ती नदियां किस दिशा में बहती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो दोस्तों ये पश्चिम की ओर बहती हैं और ये डेल्टा नहीं बनाती, ये एस्चुरी बनाती हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया आपसे, सतत विकास के लक्ष्य, ठीक है, इनको प्राप्त करने की समय सीमा क्या है? तो दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आपसे प्रश्न पूछ लिया है, कितने हैं? तो दोस्तों 17 हैं, और इनको प्राप्त करने की जो समय सीमा है ये है आपकी 2030, ठीक है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखें, नीली क्रांति का संबंध, ये मैंने इसके पहले वाले सेशन में दूसरे तरीके से पूछा था, तो ब्लू रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? तो दोस्तों मत्स्य उत्पादन से, ठीक है। ग्रे रिवॉल्यूशन का संबंध उर्वरक उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से संबंधित है येलो रिवॉल्यूशन, और नदी संरक्षण से संबंधित जो प्रोजेक्ट चला था, कब चला था, आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों जीएसटी औपचारिक रूप से भारत में कब लागू हुआ? तो ये 1 जुलाई 2017 को। ये भी प्रश्न आपको देखने को मिला था, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या है, जीएसटी का जो फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, और दोस्तों ये किसके अंतर्गत आती है? ये संघ के, मतलब संघ के अंतर्गत आती है, ठीक है। और जीएसटी काउंसिल का गठन आर्टिकल 279A के अंतर्गत होता है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा जाता है। और जीएसटी काउंसिल के हेड यानी अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वर्तमान जो वित्त मंत्री होते हैं ना दोस्तों, वो होते हैं इसके अध्यक्ष, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको इससे जुड़ी याद रखनी है। देखिए मैं बता तो आपको बहुत कुछ सकता हूँ, लेकिन एक ही क्वेश्चन पे सब कुछ बताऊंगा ना तो बोर हो जाएंगे, इसलिए जितना बताऊं उतना ही ग्रहण कीजिए। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये दुग्ध उत्पादन से है। श्वेत क्रांति के जनक हैं वर्गीस कुरियन, और जो मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं उनको याद हो चुका है, ठीक है। और इससे जो जुड़ा एक ऑपरेशन है वो है फ्लड ऑपरेशन, याद रखिएगा। अंडा उत्पादन दोस्तों ये किससे जुड़ा क्रांति है? तो दोस्तों ये सिल्वर रिवॉल्यूशन से जुड़ा है, ठीक है। मत्स्य उत्पादन अभी आपने देखा क्या था, ब्लू रिवॉल्यूशन। रेशम उत्पादन किससे जुड़ा है? आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो दोस्तों भारत का केंद्रीय बैंक, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके बारे में मैं कुछ आपको रिवाइज करा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो आप 1 अप्रैल 1935 डेट याद रखेंगे। अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात होगी तो 1 जनवरी 1949 याद रखेंगे। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात होगी तो दोस्तों मुंबई याद रखेंगे। अगर इसका जो सिंबल है उस पर आप देखेंगे तो पाम ट्री है और टाइगर का चिन्ह, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और वर्तमान में आरबीआई के जो हेड हैं आप उनका नाम कमेंट करके मुझे बता दीजिए। देखिए इसके पहले कौन थे? शक्तिकांत दास थे। अभी वर्तमान में कौन है आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है। देखिए जो मुद्रास्फीति वगैरह ना यही कंट्रोल करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रबी की फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है आप मुझे जरूर बताएंगे, चलिए कमेंट कीजिए। इसके पहले सेशन में मैंने खरीफ वाली बताई थी, तो अक्टूबर से नवंबर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। और खरीफ की फसल की बुआई जून जुलाई में होती है, ये भी याद रखिएगा साथ साथ में, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, विमुद्रीकरण की घोषणा 2016 में किस तारीख को हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों 8 नवंबर। ये आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलता है, इसलिए आपको बार बार देखने को मिल रहा है। भारत में जो मिक्स्ड इकोनॉमी है इसका क्या अर्थ है? ये भी मैंने दूसरे फॉर्म में यही क्वेश्चन पूछा था, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो दोस्तों ये सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का जो आपस में सह अस्तित्व है ना भारत में, वही है आपका क्या दोस्तों? मिश्रित अर्थव्यवस्था का एक स्वरूप। नाबार्ड की बात करूं तो इसकी स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो दोस्तों ये भी मैंने आपसे पूछा था और इसका राइट आंसर आपने अभी तक नहीं दिया है, प्लीज आप मुझे आंसर करें।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर 1982 है। मैंने आपको ये भी बताया था जो एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर से जुड़े जो क्षेत्र हैं उसमें अपना ये इन्वेस्ट करता है, मतलब बैंकों को सहायता देता है कि आप ऐसे क्षेत्रों में इन्वेस्ट कीजिए, ऐसे क्षेत्रों में पैसा डालिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है, मुद्रास्फीति के दौरान किसे सर्वाधिक लाभ होता है। तो दोस्तों सबसे अधिक लाभ किसे होता है, जिसने ऋण लिया हो पहले से। ठीक है, तो उसको सबसे अधिक लाभ होता है, याद रखेंगे, यानी कि ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा। ठीक है, अब इस चीज को मैं आपको समझाऊं। ठीक है, चलिए मैं आपको समझा देता हूं व्यवहारिक रूप से। ठीक है, देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए आपने 2025 में मुझसे आपने 25,000 रुपए लिए थे। ठीक है, सोच के देखिए, आपने मुझसे 25,000 लिए थे और उस समय मैं 25,000 रुपए में उस टाइम पे मैं सोना खरीद सकता था, थोड़ा बहुत, मतलब अच्छा खासा अमाउंट ले सकता। चलिए मैं इस एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ। मान लीजिए आपने मुझसे 25,000 लिए थे और उस टाइम पे 25,000 में आप एक बढ़िया मतलब एलईडी टीवी खरीद सकते थे 2025 में। लेकिन 2026 में मुद्रास्फीति की स्थिति बन गई। अब वही जो एलईडी टीवी 2025 में 25,000 में मिल रही थी, अब वही मिल रही है अब 30,000 में। ठीक है, और आपने जो मुझे इंटरेस्ट पे किया है इन 3-4 महीनों में, वो अब क्या है, वो बस मान लीजिए 25,000 से 1,000 बढ़ गई है, 26,000 हो गई है। राइट, मतलब मान लीजिए 25,000 दिया था तो आपने मुझे 1,000 इंटरेस्ट पे कर दिया, टोटल 26,000 दे दिया। राइट, अब आपने 25,000 लेके टीवी खरीद लिया था उस टाइम पे, और जब अब मैं खरीद रहा हूं तो वही अब 30,000 की मिल रही है। मतलब जो 4,000 का अंतर पड़ रहा है, ये मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको उस टाइम पे पैसे दिए थे। तो इस तरह से आप इसे समझ सकते हैं, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र की जीडीपी में योगदान लगभग कितना है। और इसके पहले मैंने आपको बताया था कि सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र का है, तो लगभग इसमें 50% से अधिक है। ठीक है, अगला प्रश्न, हरित क्रांति के जनक भारत में कौन माने जाते हैं। तो दोस्तों एमएस स्वामीनाथन, ये भी बात बताई थी। ठीक है, और देखिए अगर पूरे विश्व के स्तर पे बात हो तो नॉर्मन बोरलॉग का नाम याद रखेंगे। ठीक है, पीली क्रांति का संबंध किसके उत्पादन से है, अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया था और मैं आपसे उम्मीद करूंगा आप आंसर करेंगे। तो तिलहन से संबंधित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है। रिपीटेड क्वेश्चन है, तो दोस्तों CACP, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन सा है। तो दोस्तों इसमें जो वर्तमान में है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है, अमेरिका। ठीक है, मुझे लगा ना ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, लेकिन ये संयुक्त अरब अमीरात है। तो इसमें ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, आपसे क्या पूछा गया है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों 2014 में, और इसके पहले वाले सेशन में मैंने डिटेल से समझाया था कि जो विनिर्माण क्षेत्र है उसको बढ़ावा देने के लिए, यानी जो इकोनॉमी है उसका जो सेकेंडरी सेक्टर है उसको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट हुआ था। एक मार्क का संबंध किससे है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका संबंध है गुणवत्ता एवं शुद्धता से, याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए मैं कराता तो 100 क्वेश्चन हूँ, लेकिन आप कम से कम 300 क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ठीक है, और आपको लाइक करने में आपकी आफत आती है। ठीक है, आपका 2 सेकेंड तो जाता है और आपका मान लीजिए कि बहुत जाएगा, 30 सेकेंड जाएगा अपना नाम, अपना स्कोर और कैसा लगा आपको ये लेक्चर लिखने में, फिर भी आपसे इतना नहीं हो पाता। और आपके लिए हम PDF बनाएं, लेक्चर रिकॉर्ड करें, क्वेश्चन का कंटेंट चेक करें, क्वालिटी चेक करें, आंसर चेक करें, उसके बाद फिर आपके सामने रखें, उसके बाद उसको डिटेल से एक्सप्लेन करें। ठीक है, और इतना कुछ करने के बाद आपको समझ में नहीं आता कि टीचर अगर कह रहा है कि उसको मोटिवेशन मिलता है और थोड़ी सी इंगेजमेंट बढ़ती है उस वीडियो पे। ठीक है, कि एटलीस्ट आप नॉलेज नहीं, इफर्ट की तो वैल्यू आप मतलब अपने हिसाब से पे कीजिए। और पे क्या करना है आपको, आप बस 30-40 सेकेंड जाएगा, तो इतना कर लिया कीजिए। ठीक है, इसमें क्या ही कंजूसी करना मेरे भाई। ठीक है, तो इतना कर लिया कीजिए। मुझे पता है आप करते हैं, लेकिन कुछ बदमाश हैं। ठीक है, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, विटामिन सी का रासायनिक नाम आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका स्कर्बिक एसिड। अगर विटामिन सी की कमी होती है तो स्कर्बी नाम का रोग भी हो जाता है, जिससे मसूड़ों के आसपास से खून निकलने लगता है। रेटिनॉल विटामिन ए का नाम है, कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का नाम है, और टोकोफेरॉल किसका नाम है, आप मुझे भी बताइएगा। ठीक है, मुझे भी नहीं पता। अगला क्वेश्चन देखें दोस्तों, आपसे क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़िए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। ये पीसीएस जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, ये लुल्लू पुंजू प्रश्न नहीं है, ये कंफ्यूजन क्रिएट करने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपने रिवीजन नहीं किया है तो यही प्रश्न आपके लिए बड़े हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दूरी का, ठीक है। तो दो ग्रहों के बीच की दूरी हम इसमें देखते हैं, ठीक है, प्रकाश वर्ष में। अगला प्रश्न, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। अब यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन आ रहे हैं और जो कि महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन सी, पोटेशियम, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, ऐसा आपसे प्रश्न बना है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सी, नाइट्रोजन 78%, उसके बाद है ऑक्सीजन लगभग 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% और तीसरे पे सर्वाधिक मात्रा में आर्गन पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसको हम सिस्मोग्राफ कहते हैं, ठीक है। भूकंप की जो मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, उसको हम रिएक्टर स्केल पे मापते हैं, लेकिन भूकंप से होने वाली क्षति को हम मर्कैली स्केल पे मापते हैं। भूकंप के संपूर्ण अध्ययन को दोस्तों हम सिस्मोलॉजी कहते हैं। ये चीजें आपको तो पहले से मैं बता रखा हूं, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, जैसे मान लीजिए धरती के अंदर भूकंप जहां से स्टार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उसको हम फोकस पॉइंट कहते हैं। लेकिन वही भूकंप जब पृथ्वी पे सबसे पहले जिस पॉइंट पे प्रभाव डालता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ईपी सेंटर कहते हैं, ठीक है। तो फोकस और ईपी सेंटर भी आपके एग्जाम में पूछा गया है और आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए जो बैरोमीटर है ये वायुमंडलीय दाब को, लैक्टोमीटर दूध की शुद्धता को, हाइड्रोमीटर मौसम में जैसे जो वेदर है उसमें उपस्थित आर्द्रता को मापता है। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है। तो दोस्तों ऑक्सीजन छोड़ी जाती है, ऑप्शन सी करेक्ट है। कौन सी गैस ली जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है, ठीक है। रतौंधी की बात करूं तो दोस्तों रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो ये विटामिन ए के कारण होता है। विटामिन बी की कमी से वेरी नामक रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन के की कमी से दोस्तों आपका अगर हाथ कट गया ना तो खून बहता रहेगा, ठीक है, तो रक्त का थक्का नहीं बनना। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो दोस्तों यह एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। तो याद रखेंगे, ये कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। तो दिमाग में याद रख लीजिए कि रासायनिक परिवर्तन है, और जब लोहे में जंग लगता है दोस्तों तो उससे उसका भार बढ़ जाता है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जाके लोहे से जुड़ता है और आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है आपसे। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है। तो दोस्तों मैंने इसके पहले ही आपके एक क्लास में बताई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है आप मुझे थोड़ा कमेंट करके बताइए। इसका जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी है, यकृत। इसके पहले ही मैंने बताया था, ठीक है। तो जो चीज़ें मैं बताता हूँ तो चाहता हूँ आप भी मतलब आंसर करें। पेंसिलिन की खोज किसने की थी। तो दोस्तों ये भी मैंने बता रखा है आपको, इसका भी मैं चाहूँगा आंसर आप ही करें, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो दोस्तों ये है शुक्र। और अगर आपसे प्रश्न बने कि पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं तो दोस्तों शुक्र है। अगर आपसे प्रश्न बने इवनिंग या मॉर्निंग स्टार कौन है तो शुक्र है। और सभी ग्रहों में सबसे अधिक एल्बिडो इफेक्ट किसका है तो दोस्तों वो भी शुक्र का है, ठीक है। मंगल क्या है दोस्तों, लाल ग्रह है क्योंकि यहाँ पे आयरन की ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड की मात्रा है। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और शनि सबसे हल्का ग्रह है, ठीक है। तो देखिए सब आप यहाँ पे एक ही क्वेश्चन में 5, 6, 7 क्वेश्चन देख ले रहे हैं ना। मानव रक्त का पीएच मान कई बार पूछा गया है, बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई इसका राइट आंसर है 7.4, यानी कि जो आपका खून है वो क्षारीय होता है न कि अम्लीय होता है, ठीक है, याद रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए शुष्क बर्फ की बात करूँ तो ये किसे कहा जाता है तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को, और मैंने कई बार अपने क्लासों में बताया है, ठीक है, क्योंकि ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, कौन सा यंत्र विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों ये है विद्युत मोटर, ठीक है। ये क्या करता है, आपके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे देखिए एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है तो बताइए, एंथ्रेक्स रोग दोस्तों किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के कारण। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ठीक है। चलिए बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी कहा जाता है। तो दोस्तों ये है मुरादाबाद, ठीक है। ताला नगरी है अलीगढ़। उसके बाद खुर्जा किस लिए फेमस है बताइएगा, फिरोजाबाद चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है,
प्रसिद्ध जो चरकुला नृत्य है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों ये ब्रजभूमि से संबंधित है। और मैंने बताया था सर पे 108 दिया जला के औरतें डांस करती हैं इसमें, और ये राधा जी के जन्म से संबंधित है। ठीक है, और ये उत्तर प्रदेश के पीसीएस का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दोस्तों ये आपको लखीमपुर खीरी जिले में देखने को मिलता है। लखीमपुर खीरी जिला जो है क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला है, और दुधवा नेशनल पार्क अब टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, याद रखेंगे, यहां से प्रश्न आपसे बनता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश विधानसभा की कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों 403, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। तो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप देख के चलिए और कमेंट भी करते रहिए। अगला प्रश्न है कन्या सुमंगला योजना से संबंधित। कन्या सुमंगला योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों बेटियों की शिक्षा और उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। याद रखेंगे, पहले ये 15,000 अमाउंट दिया जाता था, अब 25,000 इसमें दिया जा रहा है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प आपसे पूछा गया है, क्या है? तो दोस्तों प्लास या टेसु कहते हैं, और इसको जंगल की आग भी कहते हैं। ठीक है, तो ये भी कई बार प्रश्न बना है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? बटेश्वर मेला के बारे में है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित होता है? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 67 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, यानी कि आगरा में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 देखिए क्या है? उत्तर प्रदेश में भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कानपुर में। ठीक है, तो दलहन अनुसंधान संस्थान वो भी भारतीय है, ये कहाँ पे है? कानपुर में। और यहाँ पे एक दो और जान लीजिए, अमरूद जो प्रशिक्षण केंद्र है, ठीक है, इसके ऊपर रिसर्च होता है प्रयागराज में। झांसी में दोस्तों चारागाह अनुसंधान केंद्र है। लखनऊ में क्या है दोस्तों, आप कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखिए क्या है? रानी लक्ष्मीबाई बांध किस नदी पर निर्मित है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखें क्या पूछा गया है? उत्तर प्रदेश में देखिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मुख्यालय कई बार मैं बता चुका हूं, ठीक है, और अब आपको रट भी गया होगा। प्रयागराज में इसका न्यायिक मुख्यालय है और प्रशासनिक मुख्यालय लखनऊ में है। तो अगर आप ध्यान से देखते हैं ना, तो ये सारे क्वेश्चन धीरे धीरे आपके मतलब सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो रहे हैं। ठीक है, ओखला है, ओखला पक्षी अभयारण्य कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन बी है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, तो याद रखेंगे, एग्जाम में प्रश्न बन जाएगा और आप कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये स्थित है लखनऊ सिग्नेचर बिल्डिंग में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये आरओ के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, अभी जो हुआ था हाल फिलहाल में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 24 जनवरी को। ठीक है, तो 26 जनवरी को गणतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको पता होगा। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद योजना कब शुरू की गई थी? तो दोस्तों राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी 2018 में। पहला जिला कौन सा था जहां से स्टार्ट हुआ था, कमेंट करके बताइए। मखेरा वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करूं तो ये कहाँ स्थित है? तो दोस्तों ये आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? ऑप्शन ए करेक्ट है, संत कबीर नगर में। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या पूछा गया है? संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताएं, ये मैंने इसके पहले वाले सेशन में आपको बताया था। इसका राइट आंसर क्या है, कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर, चलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखेंगे, संयुक्त राष्ट्र जो संघ है उसका मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। ठीक है, इसमें अगला प्रश्न देखिए क्या है? विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। 1 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस मनाया जाता है। 25 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पे कुछ तो मनाया जाता है, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या है? क्या है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। ठीक है, तो ये पुस्तक किनकी है? तो दोस्तों ये महात्मा गांधी की पुस्तक है, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। ठीक है, माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, ये पुस्तक पूछी जाती है। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? जापान की मुद्रा क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 79 का राइट आंसर है ऑप्शन बी, एन है, जापान की मुद्रा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? इसरो का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? इसरो का मुख्यालय दोस्तों बताइए जल्दी से कमेंट करके। बेंगलुरु में, इसके पहले वाले सेशन में मैंने बता रखी थी। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों ये जिनेवा में स्थित है। ठीक है, तो विश्व
स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। जीना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बैठ गया, ठीक है। जीना है तो स्वस्थ रहना पड़ेगा, जीना से जिनेवा और स्वस्थ रहने से रिलेटेड हो गया विश्व स्वास्थ्य संगठन, ठीक है। अगला प्रश्न देखें, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों ये आपको दिया जाता है किस क्षेत्र में, बताएं? ऑप्शन बी, पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 5 जून को। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, ओजोन दिवस 16 सितंबर, 22 मार्च को क्या मनाया जाता है वो कमेंट करके आप बताइए, ठीक है। अगला प्रश्न देखें क्या है, वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन बी है, हनोई, ठीक है। तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय। तो दोस्तों ये हेग नीदरलैंड में आपको देखने को मिल जाता है। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन ए, हेनरी ड्यूनेंट, ठीक है। तो रेड क्रॉस की स्थापना हेनरी ड्यूनेंट ने की थी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, विश्व पर्यटन संगठन, ठीक है। क्या है दोस्तों? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये है आपको मैड्रिड स्पेन में देखने को मिलता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों ये भी मैंने बताया था, राइट आंसर ऑप्शन बी है, बैडमिंटन से, ठीक है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाता है 8 सितंबर को। अगला प्रश्न देखिए क्या है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों ये 16 सितंबर को, ठीक है। और इस तरह से आपने 90 क्वेश्चन देख लिए। चलिए बात करते हैं अब करंट अफेयर के क्वेश्चंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे पूछा गया, एनएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की अनुमानित वास्तविक जीडीपी विकास दर क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 7.4%, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न, पराली से बायोविटामिन, ठीक है, बायोविटामिन तकनीकी विकसित कर सड़क निर्माण करने वाली दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या है? तो दोस्तों ऑप्शन सी, भारत है। 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित होने वाले इसरो के EOS एनोन मिशन के लिए कौन या फिर के लिए किस प्रक्षेपण यान का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? सी, PSLV C62, ठीक है। तो 12 जनवरी 2026 को प्रक्षेपित होने वाला इसरो का EOS एनोन मिशन है, ठीक है। इसके लिए जो प्रक्षेपण यान है वो है PSLV C62, ठीक है। अगला प्रश्न पढ़िए क्या है करंट अफेयर का, फरवरी से मार्च 2026 में आयोजित होने वाली ICC पुरुष T20 विश्व कप के सह मेजबान देश कौन से हैं? दोस्तों राइट आंसर है भारत और श्रीलंका। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 95 देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया गया है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यानी कि सर्जियो गोर, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, गृह मंत्रालय के अनुसार आगामी जनगणना 2027 का पहला चरण किस तिथि से शुरू होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसको आप 4 स्टार लगा लीजिए, ऑप्शन सी, यानी कि 1 अप्रैल 2026 से, ठीक है। याद रखिएगा ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा तो मैं याद आऊँगा आपको। भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जनवरी 2026 में IIICDEM सम्मेलन का, ठीक है, आयोजन कहाँ किया गया? बताइए। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, भारत मंडपम नई दिल्ली में, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में अमेरिका ने किस महासागर में रूसी तेल टैंकर जो मारिनारा है को जब्त किया है? तो दोस्तों बताइए। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ठीक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 99 देखिए क्या है, सोमनाथ स्वाभिमान पर महमूद गजनवी के किस वर्ष के आक्रमण की 1000वीं वर्षगांठ पर आयोजित किया जा रहा है?
तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे बन जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की चीज़ें सेलिब्रेट करना, ठीक है। तो ऑप्शन सी है 1026 ईस्वी के, ठीक है। तो याद रखिएगा। अगला और आज का महत्वपूर्ण प्रश्न, 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित होने वाली 53वें विश्व पुस्तक मेला का आयोजन स्थल क्या है? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो आपका क्या होगा? ऑप्शन बी, भारत मंडपम, नई दिल्ली, ठीक है। याद रखिएगा, सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ पे ना क्विकली आपको रिवीजन करना है अपना क्लास, ठीक है। आपने जो भी अभी तक पढ़ा यहाँ पे धड़ल्ले से एक बारी वीडियो को रोक रोक के रिवाइज कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये रिवीजन भी बहुत ज़रूरी है। देखिए 45 क्वेश्चन हो चुके हैं, 50, अभी देखिए 60 क्वेश्चन भी हो गए, और अब आप उत्तर प्रदेश के क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है। इन सबको वीडियो रोक के आप जल्दी जल्दी से फास्ट रिवाइज कर लीजिएगा। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन जा रहे हैं आपके सामने से। उसके बाद ये रहे करेंट अफेयर वाले, ठीक है। इस तरह से आपने सारे प्रश्न देख लिए। चलिए अब आपकी बारी है इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करके जीएस फोकस फैमिली का पार्ट बनना। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो।